नई शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीटेट नवंबर 2012 के पेपर 2 के हिंदी भाषा द्वितीय के 15 पेडागॉजी के प्रश्नों से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 136। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन शुद्ध उच्चारण, दूसरा समझकर बोलना, तीसरा आंखों देखा वर्णन करना और चौथा बोलने की तेज गति। अब यहाँ जो बात आपको ध्यान देनी चाहिए वह यह है कि प्रश्न में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है, तो आप पहले विकल्प यानी शुद्ध उच्चारण पर नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि यह महत्वपूर्ण हो सकता है पर आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताना है। और यहीं एक चीज़ और अपने ध्यान में रखिए कि जब निर्देश आपने ऊपर पढ़ा तो वह कहता है कि सबसे उचित विकल्प तक आपको पहुंचना है। तो दूसरा विकल्प हमारा समझकर बोलना, हाँ ठीक है। तीसरा आंखों देखा वर्णन और चौथा बोलने की तेज गति। तो इन चारों में जो सबसे उचित विकल्प हमारा होगा वो होगा दूसरा, यानी समझकर बोलना। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 137। पढ़ना कौशल में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है अर्थ ग्रहण करना, दूसरा लिपि चिन्हों की जानकारी, तीसरा द्रुत गति से पढ़ना, चौथा उच्चारण की शुद्धता। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पहला, अर्थ ग्रहण करना। लिपि चिन्हों की जानकारी, द्रुत गति से पढ़ना और उच्चारण की शुद्धता, ये आपके विकल्प नहीं होंगे, क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा रहा है। और पढ़ने में यदि आपने अर्थ का ग्रहण नहीं किया तो बाकी तीनों विकल्प अगर आप कर लें, या कोई बच्चा है उसकी दृष्टि से आप समझें कि अगर वो कर ले रहा है, कुछ लिपि चिन्हों की जानकारी है, तेज़ी से वो पढ़ भी लेता है, उच्चारण की शुद्धता भी है, पर अर्थ का बोध नहीं, तो पढ़ना कौशल यहाँ अपनी विकसित अवस्था में नहीं होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं अपने। प्रश्न संख्या 138। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य होनी चाहिए कि वह, पहला विकल्प सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सके, दूसरा पाठ्य पुस्तक को जल्दी से पूर्ण करा सके, तीसरा विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके और चौथा सरल प्रश्न पत्र बना सके। अब देखिए, बहुभाषिक कक्षा या जिसे हम मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कहते हैं, जिसमें तमाम भाषाभाषी बच्चे हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, और भारत देश जैसे बहुभाषी देश में ये परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो वहाँ के टीचर से ये अपेक्षा की जा रही है कि न्यूनतम क्या योग्यता हम चाहते हैं उनसे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका पहला हो जाएगा कि सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। ठीक है, उसके अल्फ़ाबेट क्या है और उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, सामान्य जानकारी की दृष्टि से न्यूनतम इतनी हम अपेक्षा एक शिक्षक से बहुभाषी कक्षा के संदर्भ में करते हैं। बाकी के विकल्प जो हैं वो पाठ्य पुस्तक को जल्दी से पूर्ण करा सके, तो ये आपको सुनने से या देखने से ही लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सतही आंसर हैं। विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके, ऐसा नहीं होगा। और सरल प्रश्न पत्र बना सके, ये भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ एक चीज़ आपको जो महत्वपूर्ण है आपको ध्यान में रखनी चाहिए, मातृभाषा शब्द ये बार बार आता रहता है। सरल रूप से या सामान्य रूप से हम कहते हैं कि माँ से सीखी हुई भाषा। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि मातृभाषा ही क्यों कहते हैं, पितृभाषा क्यों नहीं कहते इसे।
तो इस संदर्भ में आप एक बात को अच्छे से समझ लें कि बच्चा जन्म लेने के बाद जो प्रथम भाषा सीखता है उसे ही हम मातृभाषा का नाम दिया गया है, उसे ही मातृभाषा के नाम से पुकारते हैं। या इसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अपने घर में जो बोली जाने वाली भाषा है वह मातृभाषा है। और सामान्य रूप से हम कह दिया करते हैं कि जो भाषा बच्चे ने माँ से, चूँकि माँ ज़्यादा संपर्क में रहती है बच्चे के, तो जो माँ से उसने सीखा है वो उसकी मातृभाषा है। लेकिन जब आप इसको डिफ़ाइन करने लगेंगे तो आप ऊपर कही गई बात को ही रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 139, बहुभाषिकता। पहला, बहुभाषिकता क्या करती है, ये बात यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। दूसरा, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। तीसरा, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। चौथा, भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पहला, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। यानी जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है या वो जो है बच्चे की अस्मिता या आप कह लें कि आइडेंटिटी का निर्माण करता है, अर्थात उसकी पहचान का निर्माण करता है। बाकी के विकल्प क्यों नहीं होंगे, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, क्या बहुभाषिकता? तो नहीं। तीसरा, एक अत्यंत जटिल चुनौती है। हाँ, शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में या व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा सकता है, चूँकि एक तरह से ये वाकई चुनौती होती है। लेकिन जो इस विकल्प का जो दूसरा पार्ट था जिसने ये कहा कि जिसका समाधान संभव नहीं है, तो इस विकल्प के इस दूसरे भाग ने या दूसरे पार्ट ने कह लीजिए हमें इस विकल्प को खारिज करने का पूरा अधिकार दे दिया। जटिल चुनौती है, हाँ हम मानते हैं, लेकिन इसके समाधान भी हैं और विकल्प कह रहा है कि इसके समाधान संभव नहीं है, तो इसलिए यह विकल्प खारिज हो जाएगा। चौथा, भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, तो ऐसा भी नहीं है। हमारा पहला विकल्प जो है वो राइट है। अब यहाँ एक बात जो महत्वपूर्ण हो जाती है वह यह हो जाती है कि ऐसे विकल्प जब भी आएँ, आप शिक्षा की व्यवस्था को पॉजिटिव नज़रिए से आप देखें, सकारात्मक होकर के आप इन प्रश्नों को हल करें और किसी एक उत्तर से बंधने का प्रयास आप न करें। सभी विकल्पों पर समान रूप से विचार करें और सबसे उचित विकल्प जो है उस तक पहुंचने की कोशिश करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 140। भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ठीक है, भाषा का आकलन आपको करना है, सबसे कम महत्व किसे देंगे इन चार विकल्पों में? पहला, परिचर्चा। दूसरा, सृजनात्मक लेखन। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखना। और चौथा, प्रश्नों का निर्माण। तो देखिए, इन चारों विकल्पों में जो हमारा चौथा विकल्प है वह उपर्युक्त तीन से कम महत्व का है। बाकी के जो तीन हैं, परिचर्चा ये महत्वपूर्ण है भाषा में, सृजनात्मक लेखन और प्रश्नों के उत्तर लिखना, यहाँ अभिव्यक्ति को आपको या कह लें आप बच्चों को खुद को अभिव्यक्त करने का पूरा अवसर मिलता है। लंबी बातचीत वो कर सकते हैं या लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्नों के निर्माण में दायरा सीमित हो जाता है, एक प्रश्न के निर्माण तक का रह जाता है। तो भाषा का आकलन ठीक ढंग से यहाँ हो पाए यह संभव कम दिखता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 141। भाषा में आकलन संभव है, यानी असेसमेंट जो है वो संभव है केवल परीक्षाओं द्वारा। दूसरा, केवल परियोजना कार्य द्वारा, प्रोजेक्ट वर्क द्वारा। तीसरा, केवल गतिविधियों द्वारा, एक्टिविटीज़ के माध्यम से।
और चौथा सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन के द्वारा। तो देखिए पहले भी आपको बता चुके हैं कि केवल, चूँकि ये अफर्मेटिव या विधेयात्मक वाक्य है, या कह लें कि आप प्रश्न है, तो आप केवल से जो है इन तीनों केवल शब्द के ही आधार पर आप इन तीनों प्रश्नों को खारिज कर सकते हैं, यदि आप और कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो। हालांकि इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, केवल परीक्षाओं के द्वारा आकलन संभव हो ऐसा नहीं है। क्या अवलोकन से हम जो है आकलन नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। और आकलन का एक बड़ा पार्ट जो है वो अवलोकन के अंतर्गत आ जाता है। आप कक्षा में अपने बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, आप उनका अवलोकन कर रहे हैं। बाहर वो फील्ड में खेल रहे हैं, फिर भी आप कहीं आसपास बैठे हुए हैं, आप उनका अवलोकन कर रहे हैं। मूल्यांकन चल रहा है उनका अवलोकन के माध्यम से। तो ऊपर के तीनों विकल्प खारिज हो जाएंगे। चौथा हमारा विकल्प सही है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा आकलन जो है वो संभव है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 142। भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, पहला विकल्प, सभी बच्चों से समान प्रश्न पूछे। देखिए यही ये गलत हो गया। सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। हाँ, ये अभी तक तो ठीक है। सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देगी, वही बात फिर आ गई, समान रूप से। सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे। मतलब तीनों जगह समान समान और एक समान। तो देखिए ऐसे विकल्प खारिज क्यों होंगे? इसलिए होंगे क्योंकि विविधता है, डाइवर्सिटी है। या आप कह लें कि हर एक बच्चा आपके क्लास का जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता लिए हुए है। मनोविज्ञान इसका एक बड़ा समर्थक है। तो जब इस तरह की योग्यताओं में अथवा उनकी पृष्ठभूमियों में विभिन्नताएं हैं, तो उनको हम एक समान कोई प्रश्न या एक समान कोई टास्क या कार्य कैसे दे सकते हैं? हर बच्चा अपने में कुछ ना कुछ स्पेशल है। तो इसलिए ये तीनों विकल्प आपके खारिज होंगे, पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा आंसर आपका राइट हो जाएगा कि भाषा शिक्षक का यह दायित्व है कि सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को वह पहचाने और उसके अनुसार वह उन्हें कार्य सौंपे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 143। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या करते हैं? पहला विकल्प, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते। नहीं, तो ऐसा नहीं है। तमाम शब्द उनके जो है पास होते हैं, वाक्यों का वो प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते आप। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। हाँ बिल्कुल। तीसरा, सभी भाषाओं में पूर्ण दक्ष होते हैं। तो ऐसा नहीं है। भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। तो ऐसा भी नहीं। दूसरा ऑप्शन आपका सही है कि विद्यालय आने से पहले जो बच्चे की स्थिति होती है, तो यह होती है कि अपनी भाषा में वो समझने और समझाने की कुशलता रखता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 144। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से क्या अर्जित करता है? देखिए ये पहला विकल्प हमारा है व्याकरण, दूसरा भाषा, तीसरा वाक्य, चौथा शब्द। तो घर और समाज से बच्चा क्या अर्जित करता है और कैसे कह रहे हैं? तो कह रहे हैं स्वाभाविक रूप से। तो स्वाभाविक रूप से वह भाषा अर्जित करता है। व्याकरण, वाक्य और शब्द ये नहीं होंगे। और जबकि आप देखिए वाक्य और शब्द ये दोनों ही जो है भाषा के अंग के रूप में है। तो जब हमारा पहला ही विकल्प भाषा सही हो गया, तो ये दोनों विकल्प उसमें स्वतः समाहित हो गए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 145। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, पहला ऑप्शन भाषा की कक्षा में ही संभव है, में ही, तो ये वैसे भी नहीं होगा। घर में संभव नहीं है। अच्छा, तीसरा विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है।
हाँ, बिल्कुल सही है। चौथा, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा तीसरा विकल्प जो है वो सबसे अच्छा विकल्प है कि विभिन्न कक्षाओं में भी संभव है। विभिन्न कक्षाओं से संदर्भ ये है उनका कि इतिहास की कक्षा कोई चल रही है, मान लीजिए वो हिंदी माध्यम से इतिहास पढ़ रहा है, तो वो भाषा की शिक्षा भी साथ साथ चल रही है और इतिहास विषय को भी वो पढ़ रहा है। इसी तरह से तमाम अन्य विषय, मान लीजिए वो इतिहास अंग्रेजी माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाने की व्यवस्था है, तो अंग्रेजी भाषा भी साथ साथ वो उसके भी शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है, उसको भी सीख रहा है। तो तीसरा विकल्प हमारा वो सही है, दूसरा भी नहीं होगा। घर में संभव नहीं है, हो सकती भाई, कहे क्यों नहीं हो सकती भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 146, एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, एकांकी पाठ माने जो नाटक का एक अंग होती है, उसमें एक ही एक्ट होता है, उसी को हम एकांकी कहते हैं। तो इनका कह रहे हैं कि सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या है वो बताइए। पहला, एकांकी विधा से परिचय कराना, चलिए मान लेते हैं। दूसरा कहते हैं कि विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। तीसरा, एकांकी लिखना सिखाना, ठीक है। और चौथा, एकांकी की समीक्षा करना। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हालांकि अभी हम इसके सिलेबस पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा होगी आपसे। ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आए, सिलेबस में आपके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि चाहे वो पेपर 1 हो या 2, यदि वो पेपर 1 है तो उसका जो सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा, वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम से ही प्रश्न आएंगे। लेकिन उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा, कठिनाई स्तर होगा, वो सेकेंडरी लेवल का होगा, माध्यमिक स्तर का होगा, या कह लें जिसे हाई स्कूल आप कहते हैं, उस स्तर का होगा। और जहाँ तक पेपर 2 की बात है, तो पेपर 2 में जो पाठ्यक्रम होगा वो कक्षा 6 से 8 तक का होगा। लेकिन अब यहाँ कठिनाई स्तर क्या होगा, वह सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, या जिसे इंटरमीडिएट आप कहते हैं, उस स्तर का होगा। तो ऐसे प्रश्नों पर जब आप विचार करें कि एकांकी को लिखना सिखाना, समीक्षा करना, तो उन दोनों बातों को कि आपके पाठ्यक्रम का स्तर क्या है और उसमें आने वाले प्रश्न का कठिनाई स्तर क्या है, इस दृष्टि से आपको विचार करना चाहिए। तो यहाँ उस दृष्टि से विचार करें तो आप सेकंड ऑप्शन जो है आपका कि विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास होना चाहिए, यही एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। देखिए अब यहाँ कविता की बात कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने एकांकी की बात की थी। पहला, कविता का भाव विश्लेषण। दूसरा, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा। तीसरा, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। और चौथा, कविता में अलंकारों की पहचान। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम कविता पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। देखिए कविता के दो पक्ष जो बनते हैं, एक को भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष में कवि का चिंतन और उसकी सोच तथा उसका संदेश कह लीजिए कि वो निहित होता है। और जहाँ तक कविता के कला पक्ष की बात है, तो कविता के कला पक्ष में कवि का जो शिल्प चातुर्य होता है, अर्थात उसकी भाषा शैली, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग वह करता है, जो कि कविता के तत्व भी कहे जाते हैं। अब अगर आप इन चारों विकल्पों पर चिंतन करें तो आप पाएंगे कि इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होगा कविता शिक्षण का, वह होगा कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। तो इस तरह से हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा।
चौथा दे रहे हैं कि अलंकारों की पहचान तो नहीं है, ऐसा मुख्य या सर्वाधिक महत्व हम अलंकारों की पहचान को नहीं देंगे। और दूसरा, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा इत्यादि जो है वो गौड़ पार्ट हैं। कविता का जो प्रधान पक्ष है या महत्वपूर्ण पक्ष है इस स्तर पर वह है कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 148, किस विधा के शिक्षण में आप मौन पठन को महत्व देंगे? पहला कविता, दूसरा एकांकी और तीसरा निबंध, चौथा संवादात्मक कहानी। तो देखिए, जो मौन पठन होगा उसको आप महत्व देंगे निबंध में। ठीक, क्योंकि मौन पठन जो है वह किसी विषय के गंभीर विवेचन को या विश्लेषण को दर्शाता है, बताता है, और मौन पठन इसीलिए किया भी जाता है। तो ये रिलेट करेगा आपके निबंध से, ऐसे से। बाकी के जो तीन यानी कविता, एकांकी और संवादात्मक कहानी हुए, इसमें मौन पठन नहीं अपितु सस्वर पठन को महत्व यहाँ पर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 149, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला वर्तनी यानी स्पेलिंग, दूसरा वाक्य विन्यास, तीसरा तत्सम शब्दों का प्रयोग, और चौथा अभिव्यक्त विचार। तो देखिए, लिखित कार्य का जब भी आप आकलन करेंगे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष आपको मान करके चलना चाहिए कि उसमें जो अभिव्यक्त विचार हैं वो होते हैं। ठीक, वर्तनी इत्यादि उसके गौड़ विषय या क्षेत्र हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 150, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है कैसे? पहला, भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ने से, दूसरा अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, तीसरा केवल भाषा सुनने से, चौथा केवल साहित्य पढ़ने से। तो देखिए, केवल की वजह से तो ये वैसे भी रिजेक्ट होंगे, और केवल भाषा सुनने से भाषा प्रयोग की कुशलता आ जाए ये नहीं कहा जा सकता, और यही बात केवल साहित्य पढ़ने से भी लागू होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है खारिज हो जाएंगे। और पहला कह रहे हैं कि अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पहला जो ये कह रहे हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, तो ऐसा जो है नहीं हो सकता कि आप भाषा की पाठ्य पुस्तक आप पढ़ें। तो क्या यह आवश्यक है कि भाषा के प्रयोग की कुशलता भी हो ही जाए? हाँ, ये हो सकता है कि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से पाठ्य पुस्तक को पढ़ने का विकास भले ही विकसित हो जाए, लेकिन प्रयोग हो पाएगा कि नहीं इसमें संदेह है। तो इस तरह से सबसे उचित विकल्प जो हमारा बनता है वो दूसरा हमारा बनता है, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। तो इस तरह से 150 का जो राइट आंसर है वो है सेकंड। तो इस तरह से इस सीरीज़ का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को एक भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।